हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम एक बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेस के बारे में जो इसमें हम लोग एथिकल इश्यूज और जो केस स्टडी है वो भी देखेंगे, लेकिन केस स्टडीज को बाद में देखेंगे। तो इसमें मैं आपको जो लेक्सिकन की बुक है पूरा उसको कंप्लीट कराने वाला हूँ और पूरी सीरीज इसकी धीरे धीरे आपके पास आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक जो है, सबसे पहला है हमारा टॉपिक क्या है, एथिक्स के ऊपर, कि एथिक्स क्या है। ठीक है, अगर बात की जाए हाँ चलिए, एथिक्स क्या है इसके बारे में हमें सबसे पहले बात करनी है कि एथिक्स जो है वो है चीज क्या। देखिए, अगर ध्यान रखना, ये जो रेफरेंस है वो आपकी लेक्सिकन बुक से है, पूरा उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो एथिक्स जो है वो डिफाइन करता है किसी सिस्टमेटिक वैल्यू को। अब देखिए, सिस्टमेटिक वैल्यू क्या है, यहां पे बताया जा रहा है सिस्टमेटिक वैल्यू। सिस्टमेटिक वैल्यू, इसको समझिए जरा। देखिए, कोई भी अगर तरीका है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो एक आप कंपनी में काम कर रहे हो, एक कंपनी है, ठीक है, उसमें आपको 4 चीज करनी होंगी। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होनी है, और उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में 4 प्रोसेस लगते हैं। प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4, 4 प्रोसेस लगते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप बीच वाले यानी कि 3 वाली पोजीशन को सबसे पहले उठा रहे हो तो क्या होगा, ये सिस्टमेटिक स्टडी होगी, सिस्टमेटिक काम होगा। अगर आपको पता है कि आप एक करोगे तभी दूसरा कर सकते हो, जब दूसरा करोगे तब तीसरा कर सकते हो, जब तीसरा करोगे तो चौथा कर सकते हो, लेकिन आप अगर पहले ही तीसरे पे चले जाओगे, क्या ये एक तरीके से सिस्टमेटिक होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 1 पोजीशन पे उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, जो 2nd पोजीशन पे उसको, जो 3rd पे है उसको, फिर उसके बाद देन 4th पे, लास्ट पे आना पड़ेगा। तो यानी कि एक सिस्टम की तरह से चल रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको इस तरह से चलनी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सिस्टमेटिक, सॉरी यहाँ वैल्यू लिख दिया है, ये स्टडी होगा। सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है, किस चीज की, ह्यूमन की एक्शंस को। ठीक है, किसके एक्शन को, ह्यूमन के एक्शन को। ह्यूमन एक्शन जैसे कि आप किसी तरह के भी काम करते हो, ठीक है, वो क्या आपका एक्शन, चाहे आप दौड़ रहे हो, रन कर रहे हो, तो वो आपका एक्शन हो गया, चाहे आप वॉक कर रहे हो तो वो भी एक क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो किसी भी एक्शन को आपको अगर सिस्टमेटिक स्टडी करता है और उससे हमें ये पता चलता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये सही है या गलत है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे, देखिए एक्शन जो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, या तो राइटफुल होगा या तो आपका रॉन्गफुल होगा। ठीक है, 2 तरीके ही हो सकते हैं, 2 कंडीशन है, 2 प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वो सही है या गलत है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आपकी एथिक्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जो आप एक्शन कर रहे हो, जो एक ह्यूमन बींग वो एक्शन कर रहा है, वो सही है या गलत है, वो अगर आप डिस्क्राइब करते हो तो वो कहीं ना कहीं एथिक्स दिखाता है। लेकिन अब एक बात बताइए, ये सही है या गलत है, इसके डिसीजन कौन लेगा? इसकी डिसीजन आपको खुद पता लगनी चाहिए। अगर आपको इससे हैप्पीनेस मिल रहा है, अगर इससे आपको हैप्पीनेस कहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो काम सही है। अगर आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है तो वो काम कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी जो एथिक्स है, एथिक्स डिपेंड इन्हीं चीजों पे करता है कि आपकी हैप्पीनेस। अगर जैसे सपोज कीजिए आप एक ए बॉय है यहाँ पे, ठीक है, उसने क्या किया, एक लेडी को पत्थर मारा। ठीक है, अब उसका एक्शन सही है या गलत है, आप सीधा देख के बता सकते हो कि इसने जो पत्थर फेंका वो कहीं ना कहीं ये चीज क्या था, गलत था। ठीक है, क्यों गलत था, क्योंकि इसके एक्शन जो है कहीं ना कहीं रॉन्गफुल है। ठीक है, क्या इस लड़के को उस चीज को करने में मजा आया? सपोज करो इस लड़के को करने में मजा आया, तो हैप्पीनेस इस लड़के को मिली, लेकिन क्या हैप्पीनेस इस औरत को मिला जो इसको पत्थर मारा? क्या इसको हैप्पीनेस मिला? इसको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहेंगे, अगर हैप्पीनेस अगर दोनों ही कंडीशन पे मिल रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों लोगों को मिलना। एक कंडीशन है, अगर आप मान लो एक अच्छा काम कर रहे हो, एक बूढ़ी औरत है, उसको दवाई की जरूरत है और आपने लाके उसको फ्री फंड में दवाई लाके दे दिया। ठीक है, तो क्या हो गया,
ये आपके अंदर की हैप्पीनेस है। तो ये हैप्पीनेस आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, वही कहीं ना कहीं एथिक्स को डिफाइन कर पाता है। ठीक है, एथिक्स को वो डिफाइन कर लेता है। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं हम लोग एथिक्स, कि जो आप एक्शन कर रहे हो, वो जो एक्शन आपके अंदर दिखता है सिस्टमेटिक स्टडी के कारण, वो और किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, यहाँ ह्यूमन की बात की जा रही है, ह्यूमन के अंदर, तो वो या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन उसका जो मीन है, उसका जो आखिरी एंड है, मीन है, उस मीन क्या होनी चाहिए, मीन्स आपकी होनी चाहिए कि अल्टीमेट हैप्पीनेस। अगर आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल रहा है तो वो एक्शन गलत हो या सही हो, वो आपकी एथिक्स में काउंट की जाएगी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, झूठ कहते हैं ना, झूठ बोलने से नुकसान होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशन बनती है कि झूठ बोलना वहाँ फायदेमंद होता है। तो उस झूठ से कहीं ना कहीं अगर किसी चीज से, प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रही है, तो वो भी क्या है, एक तरह का एथिकल चीज है। ठीक है ना, तो क्या मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे अल्टीमेट हैप्पीनेस को देखा जा रहा है। अगर हम हैप्पीनेस को देखेंगे, हैप्पीनेस को काउंट करेंगे, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं ये चीज एथिकल है या ये चीज नॉन एथिकल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसको मैं जरा इरेज कर दूं। आगे बताया जा रहा है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑफ स्टडी है। यहाँ पे और एक चीज बताया गया, रिफ्लेक्टिव ऑफ स्टडी, रिफ्लेक्टिव स्टडी। देखिए रिफ्लेक्टिव क्या होता है, इसको समझिए जरा वर्ड पे। रिफ्लेक्टिव का मतलब है आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे कोई मिरर लगा दिया जाए। ठीक है, तो आपकी मिरर जो है वो इमेज क्या बनाएगा, आपकी यही चीज मिलाएगा, यानी कि आपको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ स्टडी है, जिससे आप जो ह्यूमन पार्ट है, ह्यूमन जो कंडक्ट है, ह्यूमन का जो कंडक्ट है, आपका जो रिफ्लेक्शन है, ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि वही ह्यूमन कंडक्ट का मतलब यहाँ पे भी CONDUCT। ठीक है, जो ह्यूमन कंडक्ट है वो क्या होना चाहिए, ह्यूमन कंडक्ट का मतलब ही यहाँ पे एक्शन को ही दिखा रहा है। ठीक है, एक्शन हो या कंडक्ट हो, जो भी आप कह लो, जो एक्शन या कंडक्ट है वो सही है या गलत है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमन ऑफ सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट किसका है, ह्यूमन कंडक्ट फॉर विच ह्यूमन हैज सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्या उससे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि उससे आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपकी किसको डिफाइन करेगा, आपकी एथिक्स को डिफाइन करेगा कि आपके अंदर एथिक चीज है या नहीं है। ठीक है, अगर हम और बात करें एथिक्स की, तो क्या कहता है एथिक्स, ये आगे कैसे बढ़ता है, चलिए देखते हैं अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। अब एथिक्स के और चीजों को देखते हैं। और चीजें क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, सिस्टमेटिक एक्शन स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन। इसको हमने क्या किए, जान लिए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमने इस चीज को तो देख लिया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस को देख लिया। रिफ्लेक्टिव स्टडी को भी देखे कि हम पे ही वो चीज का असर दिखना चाहिए। अब ये क्या है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड। अब सेट ऑफ स्टैंडर्ड को जरा समझिए, देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, देखिए क्या है, अगर बात कीजिए, एथिक्स जो है वो क्या है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड है दैट सोसाइटी प्लेस, उस प्लेस पे, और साथ ही साथ हमें ये क्या करता है, गाइड करता है। ये सोसाइटी का सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, क्या करता है, हमें गाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आप स्कूल का एग्जांपल लीजिए। ठीक है, स्कूल का एग्जांपल, स्कूल, अगर मान लो एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल ही जन्म हुआ हुआ, उसको स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा 2 साल का होता है, वो अपने भाई बहनों को देखता है जाते हुए स्कूल को, तो उसका भी मन करता है स्कूल जाने का। ठीक है, वो अलग बात है कि 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, फिर रोने लगता है। लेकिन अगर बात करें स्कूल जाने की बात, तो
तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भाई 3 साल के बच्चे हो गए तो आपको क्या करना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, कहाँ भेजना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए उसकी फॉर्मल एजुकेशन के लिए, फॉर्मल एजुकेशन के लिए। और एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि बच्चे जो है 11 साल हो गए तो वो छठी में एडमिशन ले सकते हैं, और 15 साल हो गए 14-15 के बीच में है तो वो कहीं 10वीं में है। ये क्या है, एक नॉर्म्स बने हुए। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। एक स्टैंडर्ड है जिसके बेस पे ये हमें क्या करता है, गाइड करता है। जैसे यहाँ पे नॉर्म्स का काम जो कर रहा है वहां पे वही स्टैंडर्ड भी यही काम कर रहा है कि ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें जो अपने एक्शंस है उसको करने चाहिए। अगर मान लो एक्शन आप अगर कर रहे हो गलत है सही है, ठीक है, जैसे एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं। डॉग को अगर आप एक स्टोन फेंक रहे हो, ठीक है, वो एक्शन सही है या गलत है तो वो डिपेंड करेगी 2 चीजों पे। देखिए, एक चीज है, आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आपने अभी डॉग बाइट का केस बहुत सुना होगा, डॉग बाइट का केस जो है बहुत सुना होगा, जिसमें आपकी ABC रूल आया था। ठीक है, ठीक है, ABC रूल जो है प्रोग्राम को लाया गया। ठीक है, अब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल को जो है लाया गया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, अगर कोई इंसान जा रहा है या उसके कोई बच्चा जा रहा है और उसको डॉग बाइट कर लेता है तो इंसान क्या करते हैं, वहां पे पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं, ठीक है, उस डॉग को या भगाते हैं। ठीक है, अगर काटने के लिए आ रहा है। लेकिन एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है, वो क्या कर रहा है, मजे मजे में यानी कि एंजॉय के चक्कर में वो क्या कर रहा है, एक डॉग को पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, एक डॉग को पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, अब दोनों कंडीशन ही बहुत डिफरेंट है। क्या कह रहा है, एक यहाँ पे डॉग बाइट कर रहा है तो जो ह्यूमन है वो खुद यानी कि लोग जो है, सोसाइटी जो है वो खुद पत्थर मार मार के उसको भगा रही है, और जबकि जो दूसरी कंडीशन है उसमें एक बच्चा जो है एंजॉय के चक्कर में डॉग को पत्थर मार के भगा रहा है। तो दोनों में क्या है, दोनों में एथिकल कंसर्न जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों में एथिकल कंसर्न क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी बात की जा रही है सोसाइटी की। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बता रहे, यहाँ पे ये पत्थर मारना ठीक है कि नहीं, अगर नहीं मारेंगे तो वो हमें क्या करेगा, बाइट करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उस बच्चे को, दूसरे बच्चों को बाइट करेगा। और यहाँ पे पत्थर मारना एक कोई भी इंसान देखेगा तो कहेगा अनएथिकल है। क्यों, क्योंकि उसके नजर में किसी जीव को सताना कहीं ना कहीं जो है एथिकल व्यूज को नहीं दिखाते। तो ये हमारी क्या है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बना हुआ है हमारी सोसाइटी का कि हम लोग क्या चॉइस करते हैं, क्या हम लोग एक्शन करते हैं, वो सारी हमारी क्या है, किस पे डिपेंड है, हमारी सोसाइटी पे। इसीलिए इसको कहा गया है सोसाइटी की सेट ऑफ स्टैंडर्ड, इसको कहा गया है। एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इस स्टैंडर्ड पे अगर आप रहोगे, ये चीज करोगे तो आपको क्या होगा, एथिकल होगा। जैसे अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक A नाम का बच्चा है और एक B नाम का बच्चा है। ठीक है, अब दोनों में एथिकल कंसर्न ये जुड़ा हुआ है। ए वाला बच्चा बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो घूमता रहता है और इधर उधर जाता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है और ये करता है और खेलता कूदता रहता है। लेकिन बी जो है बहुत डिसेंट है और पढ़ने में भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉटी बॉय है। ठीक है, तो लोग किसको ज्यादातर एथिकल, लोग किसको मानेंगे, जो पढ़ा लिखा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एथिकल है, जबकि नॉटी बच्चा है उसके अंदर एथिक नाम की चीज नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे, ये तो दिन भर खेलता रहता है, ये पढ़ता लिखता है नहीं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल और ले, जैसे अभी आपने बहुत सारे केस सुने होंगे जो फॉरेनर इंडिया में आए हैं। ठीक है, उनको टीच किया जाता है। ठीक है, ये टीचिंग की जाती है, मतलब सताते हैं। तो जो लोग, जो कुछ पीपल है, ए पीपल है, उनको परेशान कर रहे हैं, उनके साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या एथिकल है, हम कहेंगे उनके अंदर एथिकल नाम की चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन जो उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, उसके अंदर एथिकल नाम की चीज है। तो ये एथिक्स क्या दिखाता है, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एथिकल कंसर्न के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि वो आपकी राइट एक्शन है या रॉन्ग एक्शन है, वो डिसाइड करता है ह्यूमन की एक्शन पे। हम ह्यूमन की एक्शन क्या किस तरीके से उस काम को परफॉर्म करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब वो कंस्ट्रक्शन का काम
एक आदमी अलग तरीके से कराता है, एक आदमी अलग तरीके से कराता है। जब एक आदमी किसी एक प्रोसीजर के थ्रू कराता है तो कहीं ना कहीं वो जो काम है वो ठीक तरह से होता है, लेकिन जब एक आदमी प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाता है, सिस्टम के थ्रू नहीं जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रॉब्लम होती है और लोगों को आगे उस चीज को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये एक अनएथिकल चीज है। ठीक है, तो एथिकल और अनएथिकल क्या है, हमारी सेट ऑफ स्टैंडर्ड भी एक चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया गया है, और बताया गया है कि इंटीग्रल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेटर। ठीक है, कैसे है जरा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है, देखिए अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एथिक जो फोकस करता है, एथिक्स का फोकस किस पे, एथिक्स का फोकस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कि लोगों के प्रति जो काम है वो ठीक हो रहा है या नहीं है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और वो जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि आप लोग को रेड लाइट जो है क्रॉस नहीं करनी है, रेड लाइट जो है क्रॉस नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, इसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको अवॉइड कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है इसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो रेड लाइट जंप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें एथिकल चीजों की कमी है। वो जानते हैं गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, लेकिन वो इस काम को नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये उनके एक्शन से ही दिख रहा है, और जो लगा रहा है, हेलमेट लगा रहा है, वो भी उनके एक्शन से दिखा रहा है। तो ये क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जो किस तरह की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे क्वेश्चन उठाते हैं, और किस तरह से ये जो रिफ्लेक्ट होता है हमारे ऑर्डर टू बी एबल एक्ट रिस्पॉन्सिबली, किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबली करते हैं जिससे कि हमें रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जो हम लोग इस एक्ट को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, किस तरह से इस काम को कर रहे हैं, जिससे कि ये हमें ही दिखाता है, रिफ्लेक्ट कराता है कि ये सही है या गलत है। अगर कल मान लीजिए पीडीएस सिस्टम में आप राशन लेने के लिए जाते हैं, राशन वाला आपसे बोलता है कि आपको 4 किलो की जगह अगर आपको 2 किलो ही गेहूं मिलेंगे, तो क्या होगा, इसमें आप क्या सोचोगे कि इसमें कोई एथिकल चीजें नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं खराब हो रखी है। ठीक है, सही से काम नहीं कर रही है, तो वो आगे के टाइम पे जाके प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स इज ए इंटीग्रल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारी एक्शन जो है वो बहुत सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी एक्शन, अगर हम लोग रेड लाइट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर रेड लाइट को एक अलग पहचान नहीं मिली होती तो हम शायद रेड लाइट को भी क्रॉस कर लेते आज के टाइम पे। अगर मान लीजिए पुलिस का डर नहीं होता, डेटरेंस नहीं होता, तो आज भी लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी को किल करते, कोई ना कोई जो वायलेंस है वो बढ़ता। ठीक है, तो ये सब क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है, किसके वजह से रिफ्लेक्ट होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये क्या करता है, स्टडी ऑफ वैल्यूज को स्टडी करता है, और गाइडलाइंस। ठीक है, वैल्यूज एंड गाइडलाइंस को स्टडी करता है। अब देखिए कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। देखिए स्टडी किस चीज की कर रहा है, वैल्यूज की, वैल्यूज एंड गाइडलाइंस। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, आपके घर में है, घर में आपको सिखाया गया कि बड़ों के पैर छूना चाहिए। ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनके पैर जो है छूने चाहिए। तो आप क्या करते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के उनको गुड मॉर्निंग करते हो, पैर छूते हो, ये सारी चीजें करते हो। तो ये क्या है, आपकी वैल्यूज में इंक्लूड कर किया गया एथिकल चीजों को। गाइडलाइंस यहाँ पे क्या है,
आपको ये चीज आपको मान लो आप यहाँ पे हो और बचपन में मदर क्या कहती थी कि बेटा टीवी, या मदर हो या फादर हो, वो ये कहते थे बेटा टीवी जो देखना है वो सिर्फ आपको 2 घंटे देखना है, खेलना 2 घंटे है, पढ़ना आपको 4 घंटे है, ठीक है, और ये काम हमें टाइम टू टाइम होना चाहिए, और आपको सोने का टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। ये क्या है, आपकी गाइडलाइंस है कि इस गाइडलाइंस को आप अगर मानोगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज जो है डेवलप होंगे, ठीक है। और ये भी कहा गया है जो नॉर्म्स है, यानी कि जैसे बड़ों की पैर छूना, गुड मॉर्निंग करना या किसी को नमस्ते करना, ये भी आपके वैल्यूज में ऐड होते होते चले जाएंगे। यानी कि जो एथिकल चीजें हैं, एथिकल चीजों में जो आपकी वैल्यूज है वो हमेशा, यानी कि बचपन से लेके जब तक आप बड़े होते हो या फिर आप बुढ़ापा हो जाते हो या डेथ की कगार पे भी आ जाते हो, तो वहां पे तक भी आपकी जो वैल्यूज है कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है आपकी गाइडलाइंस में ऐड होती जाती रहती है, ठीक है। यानी कि जो एथिकल है, एथिक चीज क्या है, स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड गाइडलाइंस बाय विच वी लिव। जहां पे भी हम रहते हैं, जिस जगह पे भी रहते हैं, वहां पे भी हमें इसके वैल्यूज और गाइडलाइंस को देखने को मिलता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की वैल्यूज अलग है, गाइडलाइंस अलग है, ठीक है। इंडिया में रहोगे तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आप कहीं जाते हो तो क्या करते हो, कूड़े को लेके या तो डस्टबिन में डालते हो या फिर थोड़े शहर से बाहर आ गए, गाँव में आ गए तो आप कहीं पे भी डाल के चले जाते हो। लेकिन क्या यही जो वैल्यूज है, यही जो गाइडलाइंस है, क्या अदर कंट्री आप जैसे सऊदी अरबिया जाएंगे तो क्या वहां पे फॉलो हो जाएगी? वहां पे अगर फॉलो करने लगे तो आपको उल्टा लटका दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड जो है, गाइडलाइंस जो है, वो हमारी कहीं ना कहीं वैल्यूज की एथिक जो है स्टडी करता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है फिलोसफिकल थिंकिंग अबाउट या मोरलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका मोरलिटी, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है, जो फिलोसफिकल थिंकिंग है अबाउट मोरलिटी, मोरल प्रॉब्लम्स और मोरल जजमेंट, इन सब के बारे में भी हमें एक थिंकिंग देता है, ठीक है, फिलोसफिकल थिंकिंग देता है। जैसे आपको पता है, अभी हम स्टडी भी करेंगे एरिस्टोटल, स्पा के बारे में, ठीक है। सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन तीनों के बारे में भी स्टडी करेंगे, थोड़ी ऊपर से व्यू लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये भी क्या बताते हैं, ये भी इसी चीज को बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसमें रैशनल थिंकिंग है, क्या उससे हैप्पीनेस मिल रहा है, क्या आपकी आत्मा को शांति मिल रहा है। तो ये सब क्या दिखाते हैं, ये फिलोसफिकल थिंकिंग को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, फिलोसफिकल थिंकिंग को दिखाते हैं। अगर जब कोई चीज फिलोसफिकल थिंकिंग को दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके एक्शन पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही चीज आपको क्या बता रहा है, एथिक्स बता रहा है, ठीक है। अगर एथिक्स की मीनिंग की बात करें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एथिक्स की मीनिंग की बात करें। एथिक्स जो है किससे निकला है, जो इसका टर्म है वो ग्रीक वर्ड है इथोस से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है आपका कैरेक्टर, हैबिट, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, कैरेक्टर, आपकी हैबिट, आपकी जो कस्टम्स है, वेज ऑफ बिहेवियर, जो किस तरह से आप बिहेव करते हो, ठीक है। ये सारी चीजें यानी कि आपके जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, जो आपकी हैबिट आदतें होती है, जो आपकी कस्टम्स होती है, जिस चीज को आप फॉलो करते हो, जहां पे रहते हो उस चीज को कैसे फॉलो करते हो, आपका पहनावा, आपका रहन सहन, ये सारे आपके कस्टम में आ जाते हैं। और आपकी बिहेवियर, किस तरह की आप बिहेवियर करते हो अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। वो सारी चीजें क्या होती है आपकी किसमें आती है, आपकी एथिक्स में आती है। एथिक्स जो है वो और क्या चीज कहलाती है, मोरल फिलोसफिकल कहती है। मोरल फिलोसफिकल कहते हैं इसको, फिलोसफी कहते हैं। क्यों मोरल फिलोसफी कहते हैं, क्योंकि आपकी इसमें मोरल वैल्यूज जो है वो हमेशा क्या होती है, ऐड होती जाती है। मतलब आपको मोरल चीजों का, यानी कि जो सोसाइटी में रहने के लिए जो नॉर्म्स, जो नियम, जिस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए, वो आपकी कहीं ना कहीं डेवलप होती रहती है और इसके साथ फिलोसफी के साथ जुड़ती जाती है, ठीक है। मॉरल जो है वो किससे आया है, वो आपके मोर से आया है, MORES, ठीक है, MORES। और इसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका सिग्निफिकेंस हमें आपके कस्टम्स में,
ठीक है। मोरल्स का जो सिग्निफिकेंस हमें कहाँ पता लगता है, आपके कस्टम्स में, आपके पहनावा, रहना, आपका इन्वायरमेंट, आपकी बोली, ये सब आपके कस्टम्स में आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या दिखाती है, कस्टम्स दिखाती है। और आपकी कैरेक्टर, आप किस तरह से बिहेव करते हो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके लक्षण क्या है, आप सही जगह पे सही बातचीत करते हो या नहीं करते हो। देख होते हैं ना कि जो कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन में बहुत ज्यादा ही माइंडफुल होते हैं, ठीक है, बहुत तेज होते हैं, और कुछ होते हैं थोड़ा डल होते हैं, तो उनको क्या है, उनको वो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। दूसरी चीज बिहेवियर, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, यानी कि जो बाहर के लोग आएंगे उनके सामने कैसे बिहेव कर रहे हो, जब आपके घर के लोग हैं उनके साथ भी कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके जो भाई बहन है, सिबलिंग्स है, उनके साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हो। तो वो सारी चीजें आपको क्या दिखाता है, आपके दिखाता है एथिक्स को दिखाता है, ठीक है, सॉरी मोरल को, मोरल वैल्यूज, मोरल चीजों को दिखाता है, ठीक है। अगर बात की जाए ये जो रिफ्लेक्टिव स्टडी है वो क्या होनी चाहिए, गुड होती है या बैड होती है, वो इंसानों के हिस्सा है, ठीक है। ह्यूमन कंडक्ट का जो ह्यूमन एक्शन करते हैं, ह्यूमन जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके एक्शंस के थ्रू ही हमें पता चलता है उनकी जो स्टडी है, वो जो रिफ्लेक्टिव स्टडी है वो अच्छी है या बुरी है। चलिए आगे बात करते हैं सोशियो पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स की, ठीक है। ये क्या कहता है, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे कैसे बढ़ेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ एथिक्स का, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स कैसे हुआ, सबसे पहले पास डाउन ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ओरल पास डाउन ओरल इंफॉर्मेशन था, ओरल फॉर्म, ठीक है, ओरल था, ये ऑल हो गया। चलिए क्या है, ओरल फॉर्म में कैसे पास डाउन हुआ। देखिए जब आपने बचपन में देखा होगा, कहानियां सुनी होगी गुरु शिष्य की, ठीक है, गुरु शिष्य की, ठीक है, यानी कि जो इनके गुरु होते थे, ठीक है, और उनके फिर डिसिपल्स होते थे, उनकी कहानी सुनी होंगे। गुरु क्या कहते थे, वो अपनी ओरल वैल्यूज को बताते थे बच्चों के सामने, ओरल चीजों को बोल बोल के बताते थे। आपने भीम के बारे में सुना होगा, भीम जो युधिष्ठिर की कहानी के बारे में सुना होगा, जिसमें एक पाठ याद करने के लिए दिया जाता था, एक लेसन याद करने के लिए दिया जाता था, और वो लेसन सब याद कर लेते हैं, लेकिन जो युधिष्ठिर है वो याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उस एक्शन को ही नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब तक मैं उस एक्शन को ना कर लूं तब तक कहीं ना कहीं वो पाठ मुझे याद नहीं हो पाया। तो उन्होंने 4 दिन लिए थे। अगर बात की जाए वही एक गांधी जी की भी, गांधी जी को एक बार क्या हुआ, बोला गया, एक लेडी आके बोली कि गांधी जी मेरा बेटा जो है वो क्या कर रहा है, ज्यादा चॉकलेट खाता है, लड्डू, गुड़ खाता है, ठीक है, उस टाइम पे गुड़ होते थे, गुड़ खाता है। तो गांधी जी ने कहा, तो उस औरत ने कहा कि गांधी जी मेरे बच्चे को कुछ ये समझाइए ताकि वो ये गुड़ जो है ज्यादा ना खाए। तो गांधी जी क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि आप एक काम करना, 2 दिन के बाद आना। 2 दिन के बाद आती है तो भी गांधी जी बोलते और 2 दिन के बाद आना, तो वो फिर और 2 दिन के बाद आती है। जब गांधी जी 3-4 बार ऐसे करते तो औरत फिर से पूछ लेती है कि क्यों ऐसा आप कर रहे हो, क्योंकि वो खुद कहते हैं जब तक मैंने खुद खाना छोड़ा नहीं तब तक मैं दूसरों को क्या सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये उस टाइम की जो वैल्यूज है बोल बोल के बता रहे हैं, ओरल वैल्यूज है, कहीं पे रिटेन नहीं है। रिटेन क्या हुआ, बाद में आया, किसके टाइम पे, जब आपके स्पा, यानी कि सोक्रेट, प्लाटो, एरिस्टोटल, इनकी जब हमने फिलोसफी पढ़ी तो हमें पता चला कि ये रिटेन वर्ड में भी आना स्टार्ट हुआ, और उसको कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में पढ़ने स्टार्ट किए, ठीक है। अगर सोक्रेट की बात की है, सोक्रेट की बात करें तो सोक्रेट क्या बताते हैं, एज ए फिलोसफिकर अमंग द ग्रीक हिज मिशन वाज अवेकन हिज फेलो, अवेकन हिज फेलो, यानी कि वो लोगों के बीच में ये जगाना चाहते थे, ह्यूमन नीड टू बी रैशनल क्रिटिसिज्म, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रैशनल क्रिटिसिज्म करें। क्रिटिसिज्म यहाँ पॉजिटिव चीजों को समझिए। रैशनल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि भैया कोई भी चीज हो स्क्रूटनाइज या एक्सप्लोरेशन के तरीके से होनी चाहिए, स्क्रूटनाइज एंड एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें जांच होनी चाहिए और उसको एक्सप्लोर करना आना चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है। वो ये देखते थे कि हम कैसे जीते हैं इस वर्ल्ड में,
कैसे एग्जामिन करो, आप सोचो इस चीज को कि आप इस दुनिया में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या क्या जरूरत पड़ रही है, तो एग्जामिन करने की जरूरत है। और बताया इन्होंने कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिसेस इसकी भी बात की है। ये क्या है, जैसे आप मान लें किसी को प्रॉमिस कर दिए, लेकिन आप उस प्रॉमिस को पूरा ही नहीं कर सकते, उस काम को पूरा ही नहीं कर सकते, तो क्या ये एथिकल चीजों को दिखाएगा? आपको अगर नहीं पता है कि ये नहीं होगा, मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया करने के लिए और उस सवाल का हल आप नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, 2 बार निकालें लेकिन नहीं निकल पा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, टीचर के डर से उस सवाल को उस टीचर से पूछने नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके अंदर आ रही है। टीचर क्या समझेगा? टीचर ये समझेगा कि बच्चे को तो सब आता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिसेस नहीं करनी चाहिए। करेज होनी चाहिए। रैशनल क्रिटिसिज्म में करेज की भी बात किए थे। जो आप रैशनली चीजों को सोचे हुए, उसमें करेज आपके होना जरूरी है। आप कितनी कॉन्फिडेंटली बोलते हो। मान लीजिए अगर आपको कल किसी काम के लिए आपसे बोला गया कि यहाँ पे झूठ बोलो, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हो और आपसे कहा गया कि यहाँ पे इस चीज को हैंडल करने के लिए आप इन लोगों के बीच में झूठ बोल दो, तो आप वहां पे स्टैंड क्या लेते हो? क्या आप झूठ बोलोगे या अपना करेज दिखाओगे? तो वो जो करेज दिखाने वाली बात है वो क्या दिखाती है? आपकी रैशनल थिंकिंग को कहीं ना कहीं यहाँ दिखाती है। रैशनल क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उसको जांच पड़ताल कर रहे हो, उसको ढंग से देख रहे हो, उसके बाद उस अपने चीजों को रैशनली समझ रहे हो। उसके बाद अगला बताया गया एथिक्स ऑफ हैप्पीनेस। एथिक्स ऑफ हैप्पीनेस की भी बात करते हैं। मतलब आप जो काम कर रहे हो, क्या उसमें कितनी हैप्पीनेस मिल रही है आपको? क्या 100% हैप्पीनेस मिल रहा है? मान लीजिए आप एक काम करते हो जिसमें आपको सिर्फ 20% की खुशी होती है, लेकिन एक और काम करते हो जिसमें आपको 40% की खुशी होती है, तो आप क्या करोगे? 40 वाला बेटर समझोगे या 20 वाला बेटर समझोगे? ऑब्वियसली बात है 40 वाले को आप सही समझोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को दिखाता है। और साथ ही साथ आइडियल लाइफ यानी कि जो आप लाइफ जी रहे हो वो कैसी है? कोई बनावटी लाइफ तो नहीं है, दिखावा वाली तो लाइफ नहीं है, ठीक है। इस चीज की भी ये बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं रैशनल क्रिटिसिज्म होना चाहिए उनकी बिलीफ्स में और प्रैक्टिसेस में। यानी कि जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो बिलीव कर रहे हो, क्या वो आपके लिए रैशनल है, सही है या नहीं है। जैसे कास्ट सिस्टम, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कास्ट सिस्टम, क्या कास्ट सिस्टम आज के टाइम पे ठीक है? तो इसके बारे में अगर क्रिटिसिज्म करने के लिए आ जाए, रैशनली क्रिटिसिज्म, तो आप क्या कहोगे कि आज के टाइम पे कुछ तो ठीक है। देखिए जो डिप्रेस क्लास है उनको कहीं ना कहीं आज भी जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जिनको नहीं जरूरत है, फिर भी वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि कास्टिज्म बिल्कुल ही खराब है, लेकिन एक रैशनल तरीके से सोचेंगे तो कास्टिज्म आज भी जरूरत है सोसाइटी में। आगे आने वाले टाइम पे इसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए पूरी तरह से कास्ट सिस्टम, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं कास्ट सिस्टम की वजह से, ठीक है। गांव इलाकों में चले जाएं तो आज भी ये चीज बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम लोग प्लाटो की। प्लाटो क्या कहते थे? प्लाटो कहते थे रियलिटी पे बात करते थे। प्लाटो किस चीज की बात करते थे? रियलिटी की। रियलिटी यानी कि मॉरल रियलिज्म एंड ऑफरिंग एन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड फॉर मॉरल ट्रूथ। सच्चाई होनी चाहिए उसमें, जो आप काम कर रहे हो क्या वो पूरी तरह से वही चीज है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मॉरल रियलिटी का। मैं पहले आपको टॉपिक बता दूं, रियलिटी के बारे में बात करते थे। और रियलिटी भी 2 तरह के, एक आइडियल रियलिटी और एक फिनोमिनल रियलिटी। यानी कि जैसे आप एक गाड़ी देख रहे हो, ठीक है, तो आप एक होता है आपकी फिनोमिनन। आपसे बोला जाए कि आप अगर ऐसे सोच लो कि मैं BMW में घूम रहा हूं, तो ये क्या होगा? एक फिनोमिनन की तरह आप सपने में आओगे कि भैया BMW में भटक रहा हूं। एक आइडियल क्या होगा कि आपके पास BMW है, आप चला रहे हो। तो मतलब एक फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे क्या बात करें, जो आइडियल है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट वर्ल्ड है, परफेक्ट वर्ल्ड है। जैसे एक एग्जांपल अभी दूंगा मैं आपको, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए परफेक्ट वर्ल्ड की बात करूं, आप जो इस वर्ल्ड में रह रहे हो, ठीक है, एक जो आप अर्थ पे रह रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका परफेक्ट वर्ल्ड है, यही आपकी रियलिटी है। एक फिजिकल वर्ल्ड वो है जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हो, उसमें जो आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं क्या वो एक्चुअली में होते हैं, वो आपकी फिजिकल वर्ल्ड है, वो कनेक्ट नहीं है। वो रावण वाली मूवी नहीं है कि आप अंदर चले गए और या फिर विलन बाहर आ गया या रावण बाहर आ गया और लड़ाई होने लगी रावण और जीवन में, ये वो नहीं है। ये आपकी आइडियल और फिनोमिनन को दिखाती है, यानी कि परफेक्ट वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। और कितनी सच्चाई होनी चाहिए, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो क्या वो सारी चीजें सच्चाई है, जो फिनोमिनन है क्या वो सच्चाई है, या फिर जो एक रियलिटी है परफेक्शन वर्ल्ड है वो सच्चाई है। जैसे अगर मैं आपको कहूं एक ग्लास है, ग्लास का स्ट्रक्चर इस तरह से, एक आदमी आया नहीं ग्लास का स्ट्रक्चर इस तरह से, एक आदमी आया नहीं ग्लास का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लोगों की अपनी अपनी इमेजिन है कि ग्लास का स्ट्रक्चर इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये सब अब लोगों की इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी में आपकी आइडियल क्या है और आपकी फिनोमिनन क्या है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका तीसरा एरिस्टोटल, किसकी बात करेंगे, एरिस्टोटल की। चलिए स्पा में आखिरी है एरिस्टोटल। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई ये जो आप काम कर रहे हो, ये जो एक्शन कर रहे हो, क्या उसमें हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस की बात करते हैं, यानी कि यूडोमेनिया, यूडोमेनिया, ठीक है, यूडेमिनिया, यूडेमियान, ठीक है, ये भी है और यूडोमिनिया भी है, ठीक है। चलिए क्या बता रहे हैं, यूडेमिनिया मिनियन, ठीक है, एथिक्स। ये क्या बताता है कि जो हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस कितने किस हद तक आप ले सकते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दो बंदे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और एक ने जो है पूरी दिन रात मेहनत किया और एक ने जो है ये 2-4 घंटे मेहनत किया, तो उसके हिसाब से इसको जो है ज्यादा बड़ी जॉब लगी, इसको जो है छोटी मोटी जॉब लगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको जब ज्यादा बड़ी मिली और इसको जब छोटी मिली, तो इसके हिसाब से इसकी हैप्पीनेस जो है बराबर है, इसके हिसाब से इसकी हैप्पीनेस ठीक है। लेकिन अगर इसकी हैप्पीनेस अगर कहीं ना कहीं छोटी होती, यानी कि इसको छोटा जॉब मिलता, क्या ये इंसान खुश रह पाता, या ये बड़ा, इसको भी अगर बड़ा जॉब मिल जाए, क्या ये इंसान इसको देख के खुश हो पाता। तो ये हमारी क्या होती है, हैप्पीनेस होती है, ठीक है। तो इसी चीज की एरिस्टोटल बात करते हैं। एरिस्टोटल अकाउंट ऑफ द वर्च्यू कुड बी सीन ऑन वन ऑफ फर्स्ट सस्टेन्ड इंक्वायरी नॉर्मेटिव एथिक्स। देखो यहाँ पे बात की ये वर्च्यू की, वर्च्यू यानी कि गुण, गुण के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये वर्च्यू के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, बस मैं इसकी हिंदी को आपको जस्टिफाई कर दिया। क्या बताया कि वर्च्यू सीन एज वन ऑफ द फर्स्ट सस्टेन्ड इंक्वायरी इन नॉर्मेटिव एथिक्स, इट वाज क्लियर मिक्सचर ऑफ ग्रेट रोमन थॉट विथ जुडाइज्म एंड एलिमेंट ऑफ अदर मिडिल ईस्ट रीजन। ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, जो ग्रेको रोमन थॉट है, जो जुडेन से आया है, और साथ ही साथ जो एलिमेंट है दूसरे मिडिल ईस्ट रीजन से, उनसे ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या बता रहा है। चलिए आगे बताते हैं। आगे है एथिकल थॉट इन मिडिएवल पीरियड। मिडिएवल पीरियड में एथिकल थॉट क्या थे, किस तरह से थे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मिडिएवल पीरियड की बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं क्या डोमिनेट करे थे, क्रिश्चियनिटी,
और क्रिश्चियनिटी की फिलोसफी डेवलप कर रही थी, और थियोलॉजियन का मतलब है जो भगवान में विश्वास रखने वाले, बार बार मतलब उन्हीं में ही पूरे टाइम लगे रहते हैं। जैसे कि एक ऑगस्टाइन की बात की गई और थॉमस एक्विनास की बात की गई है। ठीक है, इनकी इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं डोमिनेट करना एथिकल सिनेरियो में था। इनका जो इन्फ्लुएंस था, इनका जो काम था, क्या करना था, जो एथिकल सिनेरियो कहीं ना कहीं उसमें क्रिश्चियनिटी के डोमिनेशन को इन्फ्लुएंस करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस पीरियड में फिलॉसफी और रीजन को कहीं ना कहीं इनडिस्टिंग्विशेबल बताया, मतलब अलग अलग नहीं बताया, इन्होंने कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ा हुआ बताया। जो क्रिश्चियनिटी की राइज हुई, क्रिश्चियनिटी फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई, वो कहां से हुई, एक नई एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ एथिक्स से हुई, जिसमें जो सेंट ऑगस्टाइन ने क्या बताया, जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिलोसफर ऑफ अर्ली मेडिएवल थे, उन्होंने बताया एथिक्स जो है, एथिक्स क्या है, ब्लेंड है। किस चीज का, आपका एथिक्स जो है ब्लेंड है आपका परस्यूट ऑफ अर्थली वेलबींग, यानी कि जो जमीन पे रहे, जो मानव कल्याण है उनका अर्थली वेलबींग, जो मानव कल्याण है उन चीज का, और विथ इसके साथ साथ और क्या मिलनी चाहिए, जो प्रिपरेशंस ऑफ सोल के बारे में सोचते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ सोल, यानी कि जो आत्मा है उसकी प्रिपरेशन और अर्थली वेलबींग को जो है, दोनों अगर साथ साथ में चले, वो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाता है, एटर्नल यानी कि शाश्वत सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति को दिखाता है। तो ये बताते थे जो एथिक है वो कहीं ना कहीं ब्लेंड है किन दोनों चीजों से, आपकी जो मानव कल्याण से, यानी कि आप लोगों के कल्याण करते जाओ, और प्लस अपनी आत्माओं को कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। उन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आप में एथिकल सैल्वेशन, एटर्नल सैल्वेशन जो है आपको जल्दी मिल जाएगी। तो अगर ये चीज लोगों के सामने बताओगे, ऐसी ऐसी चीजों को, धारणाओं को अगर लोगों के सामने लाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग भी इनकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं लोग इन सब चीजों से जुड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही चीज हुआ। और उसके बाद जो दूसरे आए वो आए थॉमस एक्विनास, जो कि इन्होंने तो पूरा ही नाश किया, यानी कि और इनके चीजों को आगे बढ़ाया, इनके चीजों को और इसको स्प्रेड करने में इनका अहम रोल था, फैलाने में। ठीक है, तो यही चीज बता रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है अपने चीजों से, अपने कर्मों से। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न एज की। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं इसको। हाँ, मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न एज में क्या हुआ, मॉडर्न एज में जब हमारी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस नजर आए, हमारे यहाँ अगर सोशल और पॉलिटिकल जो चेंजेस नजर आए मेडिएवल में, उसके कारण से मॉडर्न एज राइज हुआ, जो आज हम देख रहे हैं। मॉडर्न एज जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। उस मॉडर्न एज की शुरुआत में हमें अलग अलग तरह की चीजें देखने मिली, जैसे डेमोक्रेसी, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसने एक नई सोच लाके रख दिया, न्यू थिंकिंग को जन्म दिया, न्यू एथिकल थिंकिंग को, एथिकल थिंकिंग को बताया। ये जो एथिकल थिंकिंग था, ठीक है, जो एथिकल थिंकिंग बन के आ रहा था, वो भी बहुत सारी चीजों से उभर के निकल के आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपके कार्ल मार्क्स की थ्योरी वगैरह है, ठीक है, गैलीलियो की रिवोल्यूशनरी इन साइंस, इन सब से कहीं ना कहीं बन के आ रहा था। ठीक है, और जो ये किस कारण से आ रहा था, ये आ रहा था आपकी जो डेमोक्रेसी की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जो लोगों के पास पैसा आ रहा था। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है कि दो क्लास की बात करता है, एक तो बॉर्जियस क्लासेस और एक आपकी जो लोअर क्लासेस होती है, वर्कर क्लासेस या फिर आपके जो लेबर क्लासेस। तो क्या करते थे, जो बॉर्जियस क्लासेस है वो कहीं ना कहीं लेबर क्लासेस पे जुल्म करेंगे, इस चीज की बात करते थे। ठीक है ना, तो बॉर्जियस क्लासेस जो है लेबर क्लास पे जुल्म करते थे, इस चीज की बात करता है। तो इससे क्या हुआ, एक नई फिलोसफी, एक नई एथिकल टर्म्स जो है लोगों के मन में राइज हुआ, कि नई प्रिंसिपल जो इंडिविजुअल कंडक्ट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कारण से गवर्नमेंट को माना जाने लग गया। द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्युलर गवर्नमेंट डिमांडेड,
नई सेक्युलर गवर्नमेंट की डिमांड की गई यहाँ पे। सेक्युलर गवर्नमेंट मतलब कि जो सेक्युलर का मतलब क्या होता है, जो भगवान को मतलब भगवान को नहीं, एक्चुअली गॉड, जो अलग अलग धर्मों के गॉड है उनको सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, सबको किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं, सेक्युलर गवर्नमेंट की तरह डिमांड करने की बात की गई नई प्रिंसिपल, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न फिलोसफर कंट्रीब्यूशन। ये क्या बता रहा है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो एथिकल थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो लोग थे उनके अंदर आया, इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीब्यूशन दिया, और इनको भी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे इन्होंने किस तरह की एनालिसिस की है इस एथिकल थिंकिंग पे, ये सब आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है, आपके लॉकी हो गया, ह्यूम्स हो गया, बेंथम हो गया, स्टुअर्ट मिल हो गया, इनके बारे में सब हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। आप जुड़े रहिए, बस ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो इसका मोस्ट इन्फ्लुएंस जो एथिकल थॉट था वो कब हुआ, क्या किसको कहा जाता है, यूटिलिटेरिज्म। यूटिलिटेरिज्म ये क्या होता है, आप इसको जरा कॉन्सेप्ट को समझिए। यूटिलिटेरिज्म का मतलब हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है। अभी आपने पढ़े हैप्पीनेस के बारे में, ये हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस किसकी थी, आपकी एरिस्टोटल बताते थे कि हैप्पीनेस अगर मिल रही है, कितने अमाउंट में मिल रही है, कितने लोगों को मिल रही है। ये कहते थे अगर हैप्पीनेस अगर ज्यादा लोगों को मिल रही है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपको अगर जैसे कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 में गवर्नमेंट अगर ये कहती कि भैया 5 लोग जो है बीमार हैं और उनसे इन्फेक्टेड 25 लोग और इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं, हम 5 लोगों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 25 लोगों के बारे में सोचा है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं जो आपको पता भी होगा, आपने क्या नाम है, वो मूवी देखा होगा पठान मूवी, ठीक है, पठान मूवी देखा होगा। उसमें क्या होता है, बॉम्ब जो है, बॉम्ब है या वायरस वगैरह कुछ ऐसा, उसमें डॉक्टर जो है उनके अंदर आ जाता है, ठीक है, जो भी बॉम्ब वगैरह वगैरह चीज है वो आ जाता है। तो वो क्या कर देते हैं, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, फिर उसको एक जगह पे बंद कर लेते हैं, और जो बाकी लोग हैं उसके चारों तरफ क्या करते हैं, देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को बंद नहीं करते तो उस चीज से प्रॉब्लम किसको होती, और लोगों तक भी फैल जाती, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने को वहीं पे मार दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यूटिलिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को जानते थे, यानी कि हैप्पीनेस सिर्फ 5 लोगों की नहीं, 25 लोगों को जहां हैप्पीनेस मिल रही है वो हमारी यूटिलिटेरिज्म को डिफाइन करता है। जहां 25 लोग सही सलामत रहे वो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, उस कॉन्सेप्ट को बताता है। समझ में आ गया होगा। यूटिलिटेरिज्म मतलब जहां सभी लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, वो उसको कहते हैं यूटिलिटेरिज्म, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो ये इनमें डोमिनेटेड कौन थे, जो ब्रिटिश और फ्रेंच फिलोसफर थे, लॉकी, ह्यूम्स, बेंथम, स्टुअर्ट मिल, और आइडियलिस्टिक एथिक इन जर्मन एंड इटली में कांट, हेगल, निश्चय, ठीक है। अगर हम आइडियलिस्टिक की बात करें, आइडियलिस्टिक मतलब आइडियल सोच रखने वाला, अलग ही तरह की सोच रखने वाला है, ठीक है, कि मतलब इनकी सोच जो है एक, हाँ वही लगता है कि जैसे कांट की होगी आपकी सोच, ठीक है, कि एक आइडियलिस्टिक सोच है, जैसे कार्ल मार्क्स की होगी, एक आइडियल वाली चीज है, हाँ भाई ऐसा होने की संभावना है हमें, ठीक है। तो इस चीज को बताता है। आगे बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी एथिकल सिनेरियो इज फर्दर कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ स्टडी। जो कंटेम्प्रेरी एथिकल सिनेरियो है कहीं ना कहीं वो आज के टाइम पे कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन एथिक्स जो है ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर देखा जाए, जनरस रेंज ऑफ फिलोसफिकल रनिंग फ्रॉम फिनोमिनन थ्योरीज एंड कम्युनिटी एक्शन। देखिए ये कोई इतना जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। अब हम बात करते हैं अपने अगले चीजों की। अगला है हमारा आपका स्कोप ऑफ एथिक्स। देखिए स्कोप ऑफ एथिक्स क्या है, स्कोप ऑफ एथिक्स कहता है कि ये स्कोप जो है आपके एक्शन पे डिपेंड होता है, और एक्शन जो होते हैं किस तरह के एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन होनी चाहिए। और वॉलेंट्री एक्शन
भी दो तरह के होते हैं, एक ह्यूमन एक्शन और एक एक्शंस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, क्या बता रहे हैं, ह्यूमन एक्शन और एक है आपका एक्शंस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, एक्शंस ऑफ ह्यूमन। तो ये वॉलेंट्री एक्शंस और एक्शंस ऑफ ह्यूमन है क्या, इसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी ह्यूमन जानबूझकर उस काम को कर रहा है, यानी कि अपनी माइंड से काम कर रहा है, कॉन्शियस से काम कर रहा है, तो उसको तो हम लोग कहेंगे ह्यूमन एक्शंस। अगर कोई अपनी जानबूझ के नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्शन ऑफ ह्यूमन। यानी कि जैसे सोना, स्लीपिंग, रात में सो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटियां होती रहती है। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सांस लेना, ठीक है, सांस छोड़ना, ठीक है, एनर्जी की जो ब्लड सर्कुलेशन करना, क्या हमारे हाथ में है, नहीं है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये एक्शंस ऑफ ह्यूमन है, ये ह्यूमन के एक्शन के द्वारा नहीं होता है। लेकिन अगर ह्यूमन जानबूझकर रेड लाइट क्रॉस करेगा, रेड लाइट क्रॉस करेगा, तो वो क्या दिखाता है, ह्यूमन एक्शन को दिखाता है। वो चीज कहीं ना कहीं आपकी किस चीज को दिखाता है, एथिक्स को, यानी कि ह्यूमन एक्शन आपकी एथिक्स को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि एक्शंस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जैसे चलना, सोना, ये सब आपके क्या होंगे, एक्शंस ऑफ ह्यूमन हो गए। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो जिससे किसी दूसरे को इफेक्ट पहुंच रहा है, या कोई दूसरा उस चीज से इफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन एक्शन। ठीक है, जो इंसान खुद जो है कॉन्शियसली करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, ह्यूमन एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ बने रहिए, जिससे कि आपको जो पूरी एथिक्स है आपको पूरी क्लियर हो जाए। और इसको एक दो बार आप देखिए वीडियो को, तब आपको और अच्छी तरह से माइंड में क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ जितनी अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे उतना बेटर होगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।